हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनु त्रिपाठी आज आप सबके लिए लेके आई हूँ होम साइंस का सेट 6 जिसका कोड है 823 CI। तो देखिए, हमारे एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है खंड आ और एक होता है खंड ब। तो जो खंड आ में होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, और खंड ब में हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है मासिक बजट बनाना आवश्यक है। हमारे ऑप्शंस में दिए हैं आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या उपहार देने के लिए। तो देखिए, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए हम मासिक बजट बनाना आवश्यक समझते हैं। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें ए सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए को हम सही कर देंगे। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन में किसकी बचत आवश्यक है। हमारे ऑप्शन दिए हैं समय, धन, श्रम या ये सभी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगा, श्रम होगा, ठीक है। तो देखिए, समय और धन और श्रम ये तीनों जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर की सफाई महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है? घर की सफाई महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे ऑप्शन दिए हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए, घर की सफाई सभी के लिए महत्वपूर्ण है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारा ऑप्शन डी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 लीटर बराबर है। क्या बोल रहा है? 1 लीटर बराबर है। तो 1 लीटर जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। हमारा ऑप्शन बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा H2O रासायनिक यौगिक सूत्र है। H2O का रासायनिक यौगिक सूत्र क्या होगा? देखिए, आप लोग जानते हैं H2O हम जल को कहते हैं, तो जल का हमारा रासायनिक यौगिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। हमारा ऑप्शन बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। देखिए, हमारे ऑप्शंस दिए हैं आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या पोटेशियम। तो देखिए, कठोर जल में जो होता है कैल्शियम लवण घुला रहता है। हमारा ऑप्शन बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से होता है। क्या बोल रहा है? कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से होता है। तो देखिए, हमारे ऑप्शंस दिए हैं क्षय रोग, चेचक, हैजा, टिटनेस। तो देखिए, जो हैजा जो होता है ना, वो अशुद्ध जल एवं भोजन से हैजा की बीमारी होती है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शंस हमारे जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, आर्थिक जीवन पर, ये सभी। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव जन स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर भी पड़ता है, और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। तो यानी हमारा ऑप्शन डी जो होगा इसमें सही होगा, ये सभी होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है। क्या बोल रहा है? मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है। देखिए, ऑप्शंस हमारे हैं चेचक, क्षय रोग, मलेरिया, टाइफाइड। तो आपको पता होगा मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी फैलती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेलमेट लगाने से सुरक्षा होती है। क्या बोल रहा है? हेलमेट लगाने से सुरक्षा होती है। ऑप्शंस है हमारे सिर की, वाहन की, ए और बी दोनों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हेलमेट लगाने से हमारे सिर की जो होती है सुरक्षा होती है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलाई किट में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं होती है। यहाँ बोला है सिलाई किट में
कौन सी वस्तु नहीं होती है, सिलाई किट में हम कौन सी वस्तु नहीं रखते हैं? ऑप्शन हमारा है सिलाई मशीन, कैंची, फीता, मिल्टन चाक। तो देखिए कैंची जो होता है वो हम सिलाई किट में रखते हैं, फीता भी रखते हैं और मिल्टन चाक भी रखते हैं। सिलाई मशीन जो होती है वो हम सिलाई किट में नहीं रखते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों को नियमित धुलाई से लाभ है। वस्त्रों को नियमित धुलाई से लाभ है। ऑप्शन है हमारे, वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायक होती है, उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा सही होगा, उपरोक्त सभी होंगे। वस्त्रों की धुलाई से हमारा ऑप्शन डी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श रसोई घर कौन सा होता है? आदर्श रसोई घर कौन सा होता है? एक ऑप्शन है हमारे, एक दीवार का, दो दीवार का, एल आकार का या यू आकार का। तो देखिए आदर्श रसोई घर जो होता है वो एल आकार का होता है। हमारा ऑप्शन सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोषक तत्वों की हानि से रोका जाता है। पोषक तत्वों की हानि से रोका जाता है। ऑप्शन है हमारे, भूनकर पकाने से, पानी उबलने से, तलने से या भाप द्वारा ढककर पकाने से। तो देखिए भाप द्वारा जो होता है ढककर पकाने से पोषक तत्वों की हानि को जो होता है रोका जाता है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे मधुमेह किसको कहते हैं। तो देखिए मधुमेह जो होता है आप लोग सुनेंगे डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ होता है ना, हम लोग कहते हैं शुगर की बीमारी, उसी को हम मधुमेह बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन दिए प्रोटीन, वसा, शर्करा या विटामिन। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा इसमें सही होगा। शर्करा से मधुमेह तत्व की अधिकता शर्करा से होती है। शर्करा जैसे चीनी को हम शर्करा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अस्थि संस्थान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? यानी हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो शायद सबको पता होगा, 206 जो होती हैं हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। हमारा ऑप्शन सी जो होगा इसमें सही होगा, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थि भंजन की पहचान है। अस्थि भंजन, तो देखिए ऑप्शन है हमारे, तीव्र पीड़ा होना, सूजन आ जाना, संबंधित अंग में शक्तिहीन हो जाना है, उपरोक्त सभी। तो अस्थि भंजन में तीव्र पीड़ा होता ही है, सूजन भी आते हैं और संबंधित अंग में संबंधित जो हमारा अंग होता है वो शक्तिहीन भी हो जाता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर की शुद्धि होती है। क्या बोल रहा है? रुधिर मतलब खून की शुद्धि किससे होती है? देखिए हमारे ऑप्शन दिए हैं, पाचन अंग में, फुफ्फुस में या फेफड़ों में, हृदय में या त्वचा में। तो देखिए जो फेफड़ों में होती है, रुधिर की शुद्धि किस में होती है? फेफड़ों में होती है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलटिस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारे ऑप्शंस दिए हैं, ठंड से बचने के लिए, गीली सेक देने के लिए या फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पुलटिस का प्रयोग जो होता है, हम फोड़े फुंसी सेकने के लिए हम पुलटिस का प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे, मिठाई में, दालों में, संतरों में या आलू में। देखिए हमारा प्रोटीन जो होता है वो दालों में पाया जाता है, हमारा ऑप्शन बी जो होगा इसमें सही होगा। प्रोटीन हम दाल में पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गया। देखिए निर्देश में क्या बोल रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों
के अंतर्गत लिखना अनिवार्य है। यानी इसमें हम कम से कम प्रश्नों के उत्तर जो होता है कम से कम 25 शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बोतल पानी की कीमत 30 है तो 15 बोतल पानी की कीमत कितनी होगी। तो देखिए हम 30 में जो है 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 तिया 45, यानी हमारा 15 बोतल पानी का मूल्य कितना होगा, 450 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए जल के मुख्य स्रोत भूजल, सतही जल, नदी, झील, तालाब, वर्षा जल और समुद्र शामिल हैं। जल के मुख्य स्रोत में भूजल, फिर सतही जल या नदी, झील और फिर समुद्र भी जो होता है वो शामिल होता है जल के स्रोतों में। इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों में बांटा जा सकता है, जिनमें नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल और वर्षा प्राकृतिक, जबकि कुएं, नलकूप और जलाशय मानव निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। क्या बोला है, वृक्षारोपण। तो देखिए वृक्षारोपण हम किसको कहते हैं, हम जो पौधे लगाते हैं और उन पौधों की जो देखभाल करते हैं उन्हें हम वृक्षारोपण कहते हैं। ठीक है, उसका लाभ पूछ रहा है। तो देखिए वृक्षारोपण से वायु की गुणवत्ता सुधरती है, तापमान कम होता है, मिट्टी का कटाव रुकता है और जैव विविधता बढ़ती है और मानसिक तनाव में कमी आती है। पेड़ हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा साफ होती है। वे छाया और वाष्पोत्सर्जन, पानी को हवा में छोड़ना के माध्यम से वातावरण को ठंडा करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे कटाव और बढ़ाव का खतरा कम होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो देखिए संक्रामक रोग जो होता है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के माध्यम से जो भी बीमारियां फैलती हैं उन्हें ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया, वायरस या कवक परजीवी से प्रवेश करने वाले संख्या बढ़ाने से होते हैं। ये रोग शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं और प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित बीमारी से पैदा करते हैं। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से, हवा में सूक्ष्म कणों के माध्यम से, दूषित भोजन या पानी या कीड़ों के काटने से फैल सकते हैं। दूषित पानी पीने से या फिर कीड़ों के काटने से भी संक्रामक रोग जो होते हैं वो फैलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वस्त्रों की धुलाई के मुख्य कारण कौन से हैं। वस्त्रों की धुलाई के मुख्य कारण कौन से हैं। देखिए वस्त्रों की धुलाई के मुख्य चरणों में से सबसे पहले कपड़ों को छांटना शामिल है, जिसमें रंग, फैब्रिक प्रकार और गंदगी के स्तर के अनुसार कपड़ों को एक अलग किया जाता है। फिर यदि जरूरी हो तो दाग धब्बों का उपचार किया जाता है। इसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड करके डिटर्जेंट और सही पानी का चुनाव करके मशीन शुरू की जाती है। फिर चक्र पूरा होने के बाद कपड़ों को मशीन से निकालकर सुखाना और अंत में प्रेस करना शामिल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोच के 2 लक्षण लिखिए। मोच, तो देखिए मोच के लक्षण है हमारे जब मोच आता है हमें तो सूजन होती है, मांसपेशियों में हमारे खिंचाव भी होते हैं और हमें दर्द भी होता है मोच आने पर। ये हमारे मोच के लक्षण होते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने लिखा होगा दर्द और सूजन। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रभावित जोड़ों हिलने डुलने की क्षमता सीमित हो सकती है, चोट लग सकती है, रंग खराब होना और छूने से उस जगह पर कोमलता महसूस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। निर्देश में देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना अनिवार्य है। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में जो होता है प्रश्नों के उत्तर कम से कम 50 शब्दों में लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बजट का क्या अर्थ है, बजट बनाने के क्या लाभ है।
तो देखिए बजट हम उसको कहते हैं कि हमने कितना, हमें पैसा, जो हमारे पास जो पैसा है हम उसको कितना और कैसे खर्च करें, कहाँ पे खर्च करें, उसी को हम बजट कहते हैं। ठीक है, बजट के लाभ पूछ रहे हैं। देखिए बजट के लाभ पूछ रहे हैं, पता नहीं चलो कौन हेडिंग। बजट के लाभ, हमारा पहला है वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण। हमारा पहला लाभ क्या है बजट का? वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण करना। बजट बनाने से आपको अपनी आय व्यय को स्पष्ट, आय और व्यय की स्पष्ट तस्वीर मिलती है, जिससे आप अपने पैसों को बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। अगला है वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति, यह आपको अपनी बचत, निवेश और अन्य वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए बचत को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा खर्चों में कमी। बजट बनाने से आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप फालतू खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगला है आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी। बजट आपको एक आपातकालीन निधि बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अतिसार के कारण व उपचार के, अतिसार के कारण व उपचार बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिसार के कारण व उपचार बताइए। अतिसार, तो देखिए अतिसार जो होता है, हम दस्त या डायरिया को अतिसार कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, गांव में लोग कहते हैं गैस, जिसको वही होता है अतिसार या दस्त या डायरिया। ठीक है, उसी को हम अतिसार कहते हैं। देखिए अतिसार के कारण जीवाणु और वायरस संक्रमण, खाद्य एलर्जी जैसे लैक्टोज, कुछ दवाएं और आंतों से संबंधित बीमारियां, अतिसार से हमें आंतों से संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं। इसके उपचार से ORS या साफ पानी का सेवन, केला, चावल, सेव या सांस, टोस्ट के खाद्य पदार्थ या प्रोबायोटिक शामिल है। यदि दस्त गंभीर हो या साथ में बुखार खून हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि दस्त गंभीर हो और साथ में बुखार या खून आए तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। संक्रमण, देखिए जीवाणु, साल्मोनेला, ई कोआइली जैसे जीवाणु संक्रमण खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। अगला है वायरस। वायरस के कारण होने वाले गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी दस्त का एक सामान्य कारण है, जिसके लिए आमतौर पर उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। दवाएं, कुछ एंटीबायोटिक्स या रेचक का अत्यधिक उपयोग दस्त पैदा कर सकता है। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है, इनमें क्या क्या सामान रहता है। ठीक है, देखिए सिलाई किट कपड़ों की छोटी मोटी मरम्मत, सिलाई करने और डाई प्रोजेक्ट के लिए बेहद उपयोगी है, जिससे कपड़ों को फटे या ढीले बटनों को ठीक किया जा सकता है। इससे सुई, धागा, कैंची, पिन नापने का फीता, बटन, चाक और अन्य सहायक उपकरण भी शामिल होते हैं। सिलाई किट में हम कैंची, फिर मिल्टन चाक और धागा, फिर नापने की जो फीता होता है नापने का, वो बटन, अन्य और सहायक चीज़ें रख सकते हैं। कपड़ों की मरम्मत, अगला क्या बोला है, कपड़ों की मरम्मत। देखिए फटे हुए कपड़े, ढीले बटनों और अन्य सिलाई संबंधित समस्याओं को घर पर ही ठीक करने में मदद करता है। सुविधा, यह एक पोर्टेबल और व्यवहारिक उपकरण है जो यात्रा के दौरान या घर पर किसी भी सिलाई संबंधित कार्यों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोजन पकाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए भोजन पकाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। भोजन पकाने के लिए तीन विधियां जो होती हैं वो होती हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, भाप देना और उबालना, जिसमें नम गर्मी का उपयोग करके भोजन पकाया जाता है। मांस तैयार करने के कुछ स्वास्थ्यप्रद तरीके हैं। दोनों तरीकों में कम तापमान की आवश्यकता होती है।
जो पोषक तत्वों को संरक्षित करने और हानिकारक धुआं और पदार्थों को बचाने में मदद करता है। भाप देने और उबालने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला है, भाप में पका या उबला हुआ खाना तुरंत खा लें। भाप में जो खाना पकता है या उबलता है जो खाना, उसे तुरंत खा लेना चाहिए। खाने को ज़्यादा देर तक गर्म रखने से उसकी पौष्टिकता जो होती है कम हो जाती है। ध्यान रखें कि आप सब्जियों को ज़्यादा देर तक भाप में ना पकाएं और उबालें नहीं। आप चाहें कि वे नरम रहें और न कि गुद्देदार। ठीक है। तीसरा है हमारा, अगर आप सब्जियां बना रहे हैं तो उबालने की बजाय भाप में पकाएं। अगर हम सब्जियां बना रहे हैं तो उबालने की बजाय हम क्या करें, भाप में पकाएं। भाप में पकाने से कैरोटीनॉइड और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। भाप में पकाने से क्या होता है, कैरोटीनॉइड और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, स्पंज बर्तन साफ करने और बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए हर बार इस्तेमाल करने के बाद धोएं, निचोड़कर सूखी जगह पर रखें। ब्लीच या माइक्रोवेव से नियमित रूप से सैनिटाइज करें। हर 7 या 10 दिन में बदल दें। स्पंज को नमी से दूर और सूखी जगह पर रखना चाहिए। स्पंज को नमी से दूर और सूखी जगह पर रखना चाहिए। स्पंज होल्डर का उपयोग करना और वैकल्पिक उपकरण जैसे ब्रश का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। स्पंज में ब्रश का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला वाला सावधानियां। देखिए, स्पंज करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नमी से दूर रखें। स्पंज करते समय हम स्पंज को क्या करें, नमी से दूर रखें, हवादार जगह पर रखें स्पंज को, और वैकल्पिक उपकरण का इस्तेमाल करें और फफूंद दिखने पर बदलें। फफूंद दिखने पर बदलें। देखिए, अगर स्पंज पर फफूंद दिखाई दे तो उसे तुरंत फेंक दें और नया स्पंज खरीदें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश में क्या बोला है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न संख्या 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न में एक ही विकल्प का जो उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना अनिवार्य होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है इसमें प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर जो होता है 100 शब्दों में लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और उसके कारण पूछ रहा है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण वह है जब पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन में अवांछित परिवर्तन होते हैं, जिससे पौधे, जानवरों और मनुष्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके मुख्य कारण हैं औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और नगरीकरण। कृषि में हानिकारक पदार्थों का अत्यधिक उपयोग होना पर्यावरण प्रदूषण के ये कारण हो सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में बाहरी और हानिकारक तत्वों का प्रवेश। यह तब होता है जब पर्यावरण में मौजूद घटकों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है या उसमें हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अगला है औद्योगिकीकरण। देखिए, कारखानों से निकलने वाला धुआं या विषैले गैस या अन्य औद्योगिक अपशिष्ट वायु और जल को प्रदूषित करते हैं। अगला है शहरीकरण। बढ़ती आबादी के कारण शहरीकरण बढ़ रहा है, जिससे निर्माण और कार्य अधिक हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर कचरा पैदा हो रहा है। परिवहन। नेक्स्ट है परिवहन। वाहनों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसें जो होती हैं वो भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि गतिविधियां। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का अधिक उपयोग मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक जो होते हैं वो मिट्टी और पानी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए कृषि गतिविधियाँ। अगला क्या बोला है, कृषि गतिविधियाँ। पर्यावरण प्रदूषण में जो होता है कृषि गतिविधियाँ होती हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का अधिक उपयोग मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है। बढ़ती आबादी,
जनसंख्या में वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है और जिससे प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। अगला है प्लास्टिक का उपयोग। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो आसानी से विघटित नहीं होता और पर्यावरण में जमा होकर प्रदूषण का कारण बनता है, जिससे माइक्रोप्लास्टिक पैदा होते हैं। जिससे क्या होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक पैदा होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, देखिए नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक आपदाएं। ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक घटनाओं से भी प्रदूषण पर्यावरण में फैलते हैं। प्रदूषण के प्रकार और उसके प्रदूषक स्रोत और गंतव्य के आधार पर होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, और अगला है मृदा प्रदूषण, और अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है? रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है? रोगी को भोजन देते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? रोगी को हम भोजन देते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये पूछ रहा है। रोगी का भोजन वह विशेष आहार है जो किसी विशेष बीमारी या चिकित्सीय स्थिति के इलाज या प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया हो और इनमें रोगी की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों की मात्रा, प्रकार और पकाने के तरीकों में बदलाव किया जाता है। रोगी को भोजन देते समय रोगी की बीमारी, पाचन क्षमता, पोषण संबंधी आवश्यकताओं और आराम को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें सदा आसानी से पचने वाला और बिना ज़्यादा मसाले या तेल वाला भोजन देना शामिल है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, नहीं देखिए अगला है हमारा हेडिंग चिकित्सीय आहार। रोगी के लिए चिकित्सीय आहार क्या होगा, ये देखिए बोल रहा है। रोगी का भोजन एक प्रकार का चिकित्सीय आहार होता है जिससे किसी बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सक या आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया जाता है। संशोधित भोजन योजना, यह एक सामान्य आहार की योजना है। यह एक सामान्य आहार की योजना में बदलाव होता है जो रोगी की स्थिति के अनुसार पोषक तत्वों और खाद्य पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करता है। पोषण का उद्देश्य, अगला क्या बोला है? पोषण का उद्देश्य। देखिए इसका उद्देश्य रोगी को स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऊर्जा को प्रदान करना होता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होती है और रोग का प्रबंधन होता है। रोगी को भोजन देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आसानी से पचने वाला भोजन देना चाहिए हमें। रोगी को भोजन देते समय हम क्या करें? रोगी को आसानी से पचने वाला भोजन दें। अगला बोला है सादा और पौष्टिक भोजन, सादा और पौष्टिक भोजन। अगला हमें रोगी को भोजन देते समय हम रोगी को क्या करें? सादा और पौष्टिक भोजन दें जो रोगी के लिए सही हो। अगला बोला है पोषण विशेषज्ञ की सलाह। पोषण विशेषज्ञ की सलाह, देखिए रोगी की बीमारी के अनुसार भोजन की योजना के लिए आहार विशेषज्ञ की सलाह लें, क्योंकि यह हर रोगी के लिए अलग हो सकता है। आहार जो होता है, जो हम भोजन देते हैं, ये हर रोगी के लिए अलग हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आहार विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आरामदायक माहौल। रोगी को शांत और आरामदायक माहौल में रखना, आरामदायक माहौल में खाना खिलाएं ताकि उसका ध्यान खाने पर ही रहे और वो तनाव मुक्त महसूस करे। रोगी को हम क्या करें? रोगी को बीमारी के आरामदायक माहौल में खाना दे ताकि वो तनाव मुक्त महसूस करे। क्या करें? रोगी को हम आरामदायक भोजन दें जिससे वो क्या करे? तनाव मुक्त महसूस करे। अगला बोला है पोषण और ऊर्जा। क्या बोला है? पोषण और ऊर्जा। देखिए भोजन ऐसा हो जो रोगी को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करे और समय प्रदान करे और उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। भोजन ऐसा हो जो रोगी को स्वास्थ्य बनाए और क्या करे? उसको आवश्यक ऊर्जा प्रदान करे रोगी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है